विचारों की रेल पूरी तेजी से दौड़ रही थी। तभी फोन की घंटी बजी और रेल वर्तमान के स्टेशन पर आकर रुक गई। उसने देखा फोन चंडीगढ़ से था। उसने हड़बड़ी में फोन उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ रेणु की देवरानी थी। दीदी, आप आइए और चिंटू को ले जाइए। मुझसे अब इसकी देखभाल नहीं हो सकेगी। क्या आप आएंगी? बोली दीदी। खुशी के मारे रेणु के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। रेणु के एनजीओ के छोटे से कमरे में फैलती मटमैली सी रोशनी उस उदास माहौल को और बोझिल बना रही थी। रेणु बार बार अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करती और फिर उसे काट देती। यह उसके मन मस्तिष्क में चल रही कश्मकश दिखा रहा था। वह पेन हाथ में उठा उससे सामने पड़े कागज पर अपने दिमाग में चल रहे चक्करों को बना रही थी। उसे कभी उसके हाथों में छोटे से बच्चे की उंगलियां महसूस होती तो कभी उसकी किलकारियां उसे गुदगुदा जाती। उसकी कल्पना की छोटी सी वह छवि उसके ममत्व को बार बार पुकार रही थी। तभी उस कल्पना लोक में दरार पड़ी एक आवाज से, माँ माँ। यह आवाज धीरे से पास आती जा रही थी। फिर उस आवाज ने रेणु को स्पर्श भी किया। माँ। इस बार रेणु चौंक गई। माँ, आप ठीक है ना? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। रेणु ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ प्रीति, बोलो बेटा। मैं बस ऐसे ही अपने विचारों में गुम थी। प्रीति ने कहा। यह कैसी रोशनी में बैठी हो? इतना कहकर उसने उस उदास रोशनी को बंद कर दिया और कमरे की बंद खिड़कियों को खोल दिया। अब कमरे में ताजी हवा बहने लगी। सूरज की चमकती रोशनी कमरे में प्रवेश कर चुकी थी, पर यह चमकती रोशनी और ताजी हवा भी रेणु के चेहरे की बोझिलता को बेचैनी नहीं छुपा पाई। प्रीति ने अपनी माँ की ओर रुख किया और कहा, माँ, अजय अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने गया है। शाम को वापस आएगा और पापा आज दिल्ली गए हैं। उन्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ा। मैं आपको यही बताने आई थी। शायद उन्हें 2-3 दिन लग जाए और हो सकता है कि वे कुछ घंटों के लिए चंडीगढ़ भी जाए। आप उनसे फोन पर बात कर लेना। शायद चिंटू की तबीयत कुछ खराब है। मैं कॉलेज जा रही हूँ और वहीं से कोचिंग भी जाऊंगी। अब शाम को खाने पर मिलते हैं। बाय मम्मा। इतना कहकर प्रीति वहां से चली गई। कॉलेज जाने की जल्दबाजी में प्रीति ने सारी बातें एक ही सांस में कह डाली। पर इतनी सारी बातों में रेणु सिर्फ दो ही शब्द सुन पाई थी, चंडीगढ़ और चिंटू। जहां चंडीगढ़ से रेणु के जीवन के तार जुड़े थे, वहीं चिंटू से शायद दिल के। ये दो नाम सुनकर उसकी आंखों से दो आंसू ढुलक गए, जिसमें से एक चंडीगढ़ के लिए था तो दूसरा शायद चिंटू के लिए। रेणु अनाथ बच्चों को एक एनजीओ चलाती थी। 50 वर्षीय इस प्रौढ़ा के शरीर पर अभी भी उम्र हावी नहीं हुई थी। चेहरे पर तेज था गोरा रंग, कुछ दूध दूध से मिलता जुलता था। पतली पतली उंगलियां जिनमें उसने अपने परिवार की कमान को कस के पकड़ा हुआ था। आंखें सर्वसाधारण थी, पर इन साधारण आंखों की विशेषता थी कि ये उन चीजों को भी देख लेती है जो सामान्य तौर पर किसी को दिखाई नहीं देती। उसकी कर्ण शक्ति भी गजब की थी। उसे वे बातें और भावनाएं भी सुनाई देती थी जो कभी कहीं भी नहीं जाती। रेणु का कद औसत से कुछ कम ही था, पर उसके कर्मों ने उसे सबसे ऊंचा कर दिया। शायद उसके इसी व्यक्तित्व की करनी का फल वह आज भोग रही थी। परिवार में सबकी और सबसे लाडली थी रेणु। सास ससुर देवर देवरानी और उसके अपने दो बच्चे। बेटी से तो आप सब मिल ही चुके हैं और 15 साल का एक बेटा भी है। अजय। सबको उसने एक सूत्र में जोड़ रखा था, बिल्कुल किसी माला की तरह। उसका परिवार उसके खून में जीवन की भांति दौड़ता था। यह शायद आज भी दौड़ता है। पर फिर सवाल यह उठता है कि अगर रेणु को अपने परिवार से इतना प्यार था तो वह आखिर सबसे दूर यहाँ मुंबई में क्यों रह रही थी? और यह चिंटू कौन था जिसका जिक्र भी उसे बेचैन कर जाता था? अपना एनजीओ बंद करके दोपहर 1 बजे रेणु घर पहुंची। घर का ताला खोला तो बड़े से दीवान खाने में एक भयानक सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। कम से कम आज तो वह इसका सामना करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उस सन्नाटे और टेबल पर रखे खाने को नजरअंदाज करके सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने डायरी हाथ में ली और बिस्तर पर तकिया लगाकर बैठ गई। उसने अपना सिर पीछे की ओर एक तरफ झुका दिया और आंखें बंद कर ली। कोई तो चिंता थी जो उसे खाए जा रही थी। ची 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 ची। इस आवाज से रेणु के विचारों की नींद टूटी। रेणु ने ढूंढना शुरू किया कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उसने कमरे की बंद खिड़की खोली और देखा कि कुछ महीने पहले एक चिड़िया ने खिड़की के पास जो घोंसला बनाया था, उसमें 3 छोटे छोटे बच्चे चहक रहे थे और माँ अपनी चोंच से उन तीनों को खाना खिला रही थी। उसके उस घास फूस से बने घोंसले में बच्चों के आराम का पूरा ध्यान रखा गया था। वह सोच रही थी कि देखो, यह नन्ही चिड़िया भी जानती है कि बच्चे जब तक खुले आसमान में उड़ना नहीं सीख जाते
तब तक उन्हें देखभाल की जरूरत होती है। अब रेणु के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। वह वहीं खिड़की के नीचे अपनी डायरी को सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। पिछले 5 सालों से मन के किसी बांध में जकड़ कर रखे ये आंसू बांध की तरह बहने लगे और एक बांध के गोते खाती एक छोटी सी नाव रेणु को उसकी पीड़ा के स्रोत के पास ले गई। ये वो जगह थी जहां से उसने अपने रिश्तों को संभाला, सहेजा, हर वो काम किया जो रिश्तों के पौधों को बड़ा वृक्ष बना देते हैं। वो सोच रही थी कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई, किस मोड़ पर मैं चूक गई, ऐसी परिस्थितियां क्यों हो गई कि मेरा अपना चिंटू टीबी जैसी बीमारी से जूझ रहा है और मैं वहां जा भी नहीं सकती। जिस बच्चे की बड़ी माँ कहते जुबान नहीं थकती, वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। क्यों भगवान, क्यों? पता नहीं छोटी उसे समय से खाना देती होगी या नहीं, पता नहीं उसके परहेज का ख्याल रखा जाता है या नहीं। मन करता है उसके गुस्से को नजरअंदाज करके सीधे चिंटू के पास पहुंच जाऊं और कमजोरी से हो रहे पैरों के दर्द को दबाकर कम कर दूं, उसका सिर अपनी गोद में ले लूं, उसे परियों की जादुई दुनिया की कहानियां सुनाऊं जिससे वो अपना दर्द भूल जाए, उसे स्वाद वाला खाना बनाकर खिलाऊं जिससे वो दवाइयों की कड़वाहट भुला सके। ओहो चिंटू, तुमने अपनी बड़ी माँ को इतना दूर क्यों कर दिया? संबंधों में कड़वाहट ना आए इसलिए 5 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था, फिर भी ये दूरियां क्यों? मैं यह तो कभी नहीं चाहती थी। रेणु ने जैसे अब अपने विचारों से ही बात करनी शुरू कर दी। मुझे आज भी वह 1 साल पहले का दुख स्वप्न सा दिन याद है जब मुझे छोटी का फोन आया कि दीदी चिंटू को डॉक्टर ने टीबी की बीमारी बताई है, कहते हैं 1-2 साल इलाज चलेगा। सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 साल के बच्चे को टीबी कैसे जैसी बीमारी कैसे हो गई? फिर छोटी अपने बाकी 2 बच्चों को संभालते हुए उसका ख्याल कैसे रख पाएगी? बस यही सब सोचकर तो मैं 1 साल पहले 5.5 साल बाद चंडीगढ़ गई थी। मैं चिंटू को 5.5 साल बाद मिल रही थी और उसके भाई लव कुश को तो मैंने देखा ही नहीं था। कैसा भयावह दृश्य था। वह दूध जैसा सफेद चिंटू कोयले सा काला हो गया था। बचपन में कोई उसे उठा ना पाए इतना मोटा था, पर आज उसकी चमड़ी उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। टीबी ने उसका शरीर खा लिया था। किसी छोटे से बच्चे की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। इतने सालों के बाद शायद उसने मुझे पहचाना भी नहीं था। उसकी अजनबी नजरों ने मुझे यह पता चला, हाय कितना प्यार, कितना ममत्व ले गई थी मैं उसे देने के लिए, पर उसकी अजनबी आंखों ने मुझे सौ कुछ दूर कर दिया था। मुझे आज भी याद है कि मैं फिर भी उसकी देखभाल करती हूँ। चिंटू जब भी अपनी माँ को आवाज़ देता तो मैं अगले ही पल वहाँ होती। उसकी दवाइयाँ, उसका खाना पीना सब कुछ मैं ही देखती थी। वह भी मुझे बड़े प्यार से बड़ी माँ कहता था, पर न जाने क्यों महीने भर बाद चिंटू का रवैया मेरी तरफ बदल गया। शायद यही वह मोड़ था जहाँ मैंने गलती कर दी। मैं अपनी ममता, अपने प्यार को बेबांध उस पर उड़ेलती रही। जिसे वह नहीं समझ पाया उसे वह प्यार बोझ लगने लगा और उसने मुझसे कहा कि मैं वहां से चली जाऊं। जब से मैं आई हूँ तब से उसकी माँ उसका ख्याल नहीं रख पाती। उसने मुझसे कहा कि उसकी माँ ही उसका ख्याल रखेगी। आज इस बात को भी 1 साल हो गया, लेकिन चिंटू ने मुझसे बात भी नहीं की। विचारों की रेल पूरी तेजी से दौड़ रही थी। तभी फोन की घंटी बजी और रेल वर्तमान के स्टेशन पर आकर रुक गई। उसने देखा फोन चंडीगढ़ से था। उसने हड़बड़ी में फोन उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ रेणु की देवरानी थी। दीदी आप आइए और चिंटू को ले जाइए, मुझसे अब इसकी देखभाल नहीं हो सकेगी, क्या आप आएंगी? बोलिए दीदी। खुशी के मारे रेणु के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने कंपाती आवाज में हामी भरी। वह बहुत खुश थी। अपनी पीड़ा भरी यादों को उसने वहीं प्लेटफॉर्म पर छोड़ा और सीधे सीधे चंडीगढ़ की रेल पकड़ ली। शायद रेणु का चिंटू से जुड़ा कुछ अलग ही था, पता नहीं क्यों, पर उसकी फिक्र ने रेणु को आधा कर दिया था। रेणु रेल से भी तेज दौड़ना चाहती थी। उसने खुद से ही प्रण किया कि वह अब उसे लेकर आएगी और स्वस्थ कर देगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगी। इन सारे विचारों को अपने बक्से में बंद करके वह स्टेशन पर उतरी। उसके पति अमन उसे लेने आए थे। घर पहुंची तो देखा कि किसी बगीचे सा चहकता उसका घर वीरान पड़ा है। ना तो उसके स्वागत के लिए कोई आया है और ना ही मिलने। शाम 4 बजे सब चाय पर एक साथ मिले। वहां पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। रेणु ने चिंटू से कहा, क्यों चिंटू, चलोगे ना मेरे साथ? हम कल ही निकल जाएंगे, फिर हम खूब सारी आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे और दीदी भैया के साथ खूब गप्पे मारेंगे। रेणु की रिश्वतों पर चिंटू चिढ़कर बोला, मुझे पता है आप इसलिए यहाँ
आए हो ना ताकि आप मुझे अपनी माँ से अलग कर दो। पिछली बार भी आप इसीलिए आए थे। रेणु ने लपक कर कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। लव कुश भी तो है ना, माँ तीनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। इसलिए रेणु ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिससे उसने झिड़क दिया और कहा, रख लेगी मेरी माँ मेरा ख्याल। आप उसकी चिंता छोड़ दो। आप मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? अब चिंटू की आवाज़ कुछ ऊंची हो गई थी। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब मेरी बीमारी मेरी माँ को इतना परेशान नहीं कर रही, तो आप क्यों मेरे और मेरी माँ के बीच आ रहे हैं? मैं जीऊँ या मरूँ, इससे आपको क्या? इस बात पर रेणु के मुंह से वह बात निकल ही गई जिसे उसने इतने सालों से अपने दिल में दफन कर रखा था। इस बार रेणु की आवाज़ भी बहुत ऊंची थी। उसने कहा, मुझे फर्क पड़ता है चिंटू, क्योंकि मैं ही तेरी माँ हूँ, तेरी सगी माँ। और तू मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा तीसरा बेटा, जिसे मैं ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। पथरी नजरों से चिंटू एक बार अपनी माँ को देखता और दूसरी फिर अपनी बड़ी माँ को। रिश्तों की ये उलझन उसकी समझ से बाहर थी। रेणु निढाल जमीन पर बैठ गई थी, जैसे कोई कुली स्टेशन पर सामान उतारने के बाद थक कर बैठ जाता है। जब सबको सूद आई तो चिंटू दौड़ता हुआ अपनी माँ से लिपट गया और कहने लगा, माँ, बड़ी माँ झूठ कह रही है ना? आप ही मेरी माँ हो ना? मैं जानता हूँ बड़ी माँ बच्चा पकड़ने वाली गंदी औरत है ना, जिसकी कहानी आपने मुझे सुनाई थी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा माँ, कुछ तो बोलो माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? रेणु की देवरानी पत्थर की मूर्त बनी खड़ी थी। रेणु ने देखा कि एक छोटे से बच्चे की आंखों से उसकी माँ के लिए उसका विश्वास खोता जा रहा है। उसकी जीने की उम्मीद उससे छूटती जा रही है। माँ शब्द कितना विशाल है, यह उस दिन समझ में आया। उसे रेणु ने अपनी देवरानी का हाथ पकड़ा और उसे अलग कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। रेणु ने कहा, छोटी, आखिर क्यों तुम चिंटू की देखभाल नहीं करना चाहती? छोटी ने कहा, मुझसे अब नहीं होगा, मेरे भी तो अपने बच्चे हैं। रेणु बोली, जब समाज ने तुम्हें बांझ कहा तो इसी बच्चे ने तुम्हारा कलंक दूर किया। तुम्हारी गोद भर जाए, तुम्हें संतान सुख मिले, इसीलिए मैंने अपने दिल का टुकड़ा काटकर तुम्हें दे दिया। तुम्हें माँ चिंटू ने बनाया, उसके आने के बाद ही तुम्हारी गोद हरी हुई। इस सब के बावजूद आज मैं इसे लेकर चली जाती, पर आज मुझे उसमें तुम्हारी झलक दिखी। तुम्हें याद है छोटू, छोटी, जब चिंटू का जन्म हुआ था और मैंने उसे तुम्हें दिया था, तुम मुझसे अपने सीने से लगा कर रखती थी। मेरा आसपास रहना भी तुम्हें गवारा ना होता। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि दीदी, आप मेरे और मेरे बेटे के बीच आ रही हैं, और मैंने चिंटू और तुम्हारे लिए है घर ही छोड़ दिया था। आज तुम्हारे बेटे ने मुझसे कहा कि आप मेरे और मेरी माँ के बीच आ रही हैं। आज वो मेरा नहीं तुम्हारा बेटा बन गया है। उसने पहला निवाला तुम्हारे हाथ से खाया है। उसमें तुम्हारे संस्कार हैं और मेरे नहीं। उससे टीबी मारेगा या नहीं मुझे पता नहीं, पर आज अगर मैं उसे ले गई तो उसका मरना तय है। छोटी रेणु से लिपट गई और आंसू से भीग गई। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं इतनी अंधी कैसे हो गई कि मुझे मेरे अपने बेटे का प्यार दिखाई नहीं दिया। ऐसा करके मैंने उसके प्यार और आपके त्याग दोनों को अपमानित किया है। मैं माँ हूँ और माँ का काम सिर्फ ममता लुटाना होता है, जो मैं भूल गई। रेणु ने कहा, चलो अब आंसू पोंछो और बाहर चलो। छोटी ने पूछा, दीदी अब आप क्या करेंगी? रेणु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं वही करूंगी जो मैंने 5 साल पहले किया था। वह बाहर आई। चिंटू अभी भी डरा हुआ था। रेणु उसके पास गई तो वह 2 कदम पीछे हट गया। रेणु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो ये देखने आई थी कि आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो या नहीं। यही तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारी बड़ी माँ। एक और बात, मैं बच्चा पकड़ने वाली औरत नहीं हूँ। पूरा कमरा ठहाकों से भर गया। रेणु छोटी के पास आई और कहा, छोटी, अपना तीसरा बेटा आज फिर से एक बार तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। तुम उसकी सगी माँ बन जाओ, बस यही आशा है। इतना कहकर रेणु मुड़ी, चिंटू के सिर पर हाथ रखा और घर से बाहर निकलने लगी। उस समय भी उसके काले चश्मे के नीचे से 2 आंसू लुढ़क गए। एक तो चंडीगढ़ के लिए था और दूसरा अब आप शायद जानते हैं किसके लिए था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।